हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अभी तक क्लास 12th के लिए जो आरबीएसई का सिलेबस है उसमें जो रेनबो टेक्स्ट बुक है उसके पोएट्री सेक्शन का अध्ययन किया था, डिस्कशन किया था। आज मैं आपके लिए ग्रामर का चैप्टर लेके आया हूँ और कुछ जो विद्यार्थी स्पेशली 12th के अलावा जो इस ऐसी वैश्विक महामारी के समय जो अपना अध्ययन करना चाहते हैं या उसके अलावा कुछ कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो प्रॉफिटेबल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो ग्रामर शुरू करने के लिए आज अपन अध्ययन करेंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, वाक्य और उसके प्रकार पर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिएगा, जब अपन इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में स्पेशली ऐसे जो बेसिक कंटेंट है, चाहे आप टेंस एंड एस्पेक्ट्स की बात करें, पैसिव कंजम्पशन की बात करें, नरेशन की बात करें, यूज ऑफ ऑक्सिलरीज की बात करें या उनके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो जो ये बेसिक कंटेंट्स हैं जो लगभग प्रत्येक कंपटीशन की जो एग्जाम्स होती है उनमें भी पूछे जाते हैं और स्पेशली जो ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा 6 to 11th स्टैंडर्ड तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो जब अपन ये कंटेंट्स पढ़ते हैं या इनका अध्ययन करते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए वो बिंदु है कि अपन वाक्य को अच्छी तरह से जाने, उसके प्रकार जो हैं उनको अपन अच्छी तरह से जाने। तो आगे अपन टेंस पढ़ेंगे, उनके एस्पेक्ट्स का अध्ययन करेंगे, पैसिव कंजम्पशन पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, यूज ऑफ ऑक्सिलरीज की बात करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे या आज ये ले सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। तो सभी जो ये टॉपिक्स हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स कि इंग्लिश में एक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उनका जो मौलिक ढांचा होता है और कहाँ पर इनको स्पेशली यूज लिया जाता है। तो इन विषयों पर अपन आज बात करेंगे। लेट्स बी अटेंटिव। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंटेंस की, और सेंटेंस की बात करने के लिए ये जरूरी है कि सेंटेंस की बेसिक जो यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिएगा, थोड़ी सी चर्चा उन पे कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन को बात करनी चाहिए सिलेबस, उसके बाद में अपन चलेंगे लेटर, उसके बाद अपन चलते हैं वर्ड, उसके बाद अपन को चलना होगा फ्रेज की ओर, उसके बाद में क्लाउज और इनके बाद अपन चर्चा करेंगे सेंटेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा सिलेबल, लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड क्लोज, all these things, all these units are basically included
इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये जो सारी यूनिट्स अपन जिनके बारे में जान रहे हैं, जिनका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इनके बिना अपन एक वाक्य की, एक सेंटेंस की कल्पना जो है नहीं कर सकते। तो देखिएगा, अपन एक एक चीज के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिलेबल क्या होता है। देखिएगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी अगर आप भाषा की बात करें, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भाषा है, कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, और उस भाषा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसको अपन कहते हैं सिलेबल। जो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ए सिलेबल प्रोड्यूसेस ए सिंगल साउंड। एक जो ध्वनि अपन कह सकते हैं, जिसको अपन और अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, उसे अपन कहते हैं सिलेबल। देखिएगा, अपन इसके बाद में लेटर लेते हैं और दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, एनालिटिकल स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सिलेबल की बात की अपन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं लेटर। तो देखिएगा, सिलेबल के बाद किसका अध्ययन करना चाहिए? लेटर। और आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स को 5 वोवेल्स में डिवाइड और 21 कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया जाता है। 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो देखिएगा, ये एक बेसिकली तौर पर डिवाइडेशन किया गया है कि 5 वोवेल होते हैं और 21 कंसोनेंट व्यंजन होते हैं। लेकिन देखिएगा, अभी अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर साउंड सिस्टम के अंदर 44 जो है साउंड्स होते हैं, जहाँ पे 20 वोवेल साउंड को लिया गया है और 24 कंसोनेंट साउंड को लिया गया है, जिनमें 12 मोनोथोन्स होते हैं और 8 डिप्थोन्स होते हैं। और यहाँ पे 9 जो वॉइसलेस और 15 जो है वॉइस कंसोनेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अध्ययन है वो डीपली है, वहां तक अपन नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये केवल शिक्षक के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आपके लिए यहाँ तक सीमित है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं जब एक लेटर लिखता हूँ, एक सिलेबल भी है और एक लेटर भी है अपने आप में। और ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में एक वर्ड भी है, ए सिलेबल भी है, क्योंकि जब सिंगल साउंड के रूप में इसका यूज होता है तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आप जो है अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। ये एक आपके अल्फाबेट का लेटर भी होता है, अक्षर भी होता है, वर्ड भी होता है। और वर्ड कैसे होता है, वर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, वर्ड में ए लेटर ओवर मोर देन 1 लेटर्स। तो यहां पे देखिएगा, इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, और वो एक एग्जैक्ट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। वर्ड क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स ही वर्ड, a group of a meaningful group of letters in word may be a single letter, that gives its exact meaning, it has its exact meaning, जो अपना एक पूर्ण अर्थ देता है, एक सटीक मीनिंग रखता है अपना, वह वर्ड भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए, तो आपको पता होना चाहिए ये 1 की फॉर्म है, ए
वन की फॉर्म है, और यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ एंड, ये भी वन की फॉर्म है। ओके, तो ये भी क्या है, अपने आप में वर्ड है, क्योंकि इसका अर्थ भी क्या होता है, एक होता है। एंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, इसका भी एक मीनिंग होता है, वो क्या है, वन, क्योंकि बोथ आर फॉर्म ऑफ वन, क्योंकि इन दोनों का यूज वन के रूप में होता है। ये आर्टिकल्स डिटरमिनर्स जहां पर अपन पढ़ते हैं वहां पर इनका यूज होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, वर्ड कैन बी अ सिंगल लेटर, वर्ड कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ओके, यहां पर दो लेटर हो सकते हैं, मोर देन टू, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और इवन एक भी हो सकता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो एक लेटर है या एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट मीनिंग प्रोवाइड करवाता है तो वह अपने आप में क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेज। ओके, जैसे देखिएगा वन में ओ एन ई, तीन क्या है, लेटर्स हैं, ठीक है, और तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है, तो वन अपने आप में क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। क्लियर। फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज में ध्यान रखिएगा, a word or a combination of words, फ्रेज में a word or a combination of words, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का होना आवश्यक है, ठीक है। तो सिलेबल, लेटर, वर्ड, और उसके बाद में जब अपन फ्रेज की बात करते हैं, वाक्यांश की बात करते हैं, वाक्यांश वाक्य प्लस अंश, वाक्य प्लस अंश, जहां पे आपके दीर्घ संधि हो रही है, ए प्लस ए का आ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, वाक्य का एक भाग होता है, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, ऑल आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। आवश्यक जो एलिमेंट होते हैं, आवश्यक जो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और आवश्यक चीजें होते हैं, इनके बिना अपन एक सेंटेंस की जो है मतलब सोच नहीं सकते या कल्पना नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिएगा, फ्रेज एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा जो वर्ड हैं उनका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर वही ध्यान रखिएगा कि इनकी जो कंडीशन है वो क्या होती है कि ये मीनिंगफुल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, मीनिंगफुल होना जरूरी है, अर्थपूर्ण होना जरूरी है। अगर मैं बात करता हूं जैसे बार, तीन लेटर से ये एक शब्द बना, ठीक है, जिसका एक मीनिंग होता है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, इवन इसको आप फ्रेज भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूं ओ वाई बी, यदि मैंने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो मतलब तीन यहाँ पर अक्षर है, तीन वर्ण यहाँ पे हैं, तीन वर्ण यहाँ पे हैं, लेकिन ये क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मीनिंगलेस है, मीनिंग नहीं दे रहा है, और एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होने की स्थिति में इसको आप वर्ड या फ्रेज नहीं कह सकते। और यदि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल है उसको आप वर्ड कह सकते हैं, इवन उसी को आप फ्रेज भी कह सकते हैं। यदि मैं इसके पहले कोई डिटरमिनर लगा देता हूं तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ, एक वाक्यांश हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, फ्रेज में नाउन फ्रेज भी होता है, वर्ब फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, एडवर्ब फ्रेज भी होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे आप कि ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है ना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब अपन ने बात की कि जो फ्रेज है वो क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, क्लियर। अब शब्दों का जो समूह है, कम से कम एक, दो, कम से कम एक शब्द तो होना आवश्यक है उसमें, और एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एम एच एम, फ्रेज में ये होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अगर एक ही वर्ड है तो वो एच होगा, हेड वर्ड होगा, मुख्य शब्द होगा, और अगर इसके पहले कोई
हेड वर्ड के लिए अगर कोई वर्ड आ रहा है जो उसको डिफाइन कर रहा है, ओके, इसको अपन कहते हैं प्री क्वालिफायर या प्री मॉडिफायर। प्री क्वालिफायर या प्री मॉडिफायर यूजुअली यहाँ पे आपने देखा कि डिटरमिनर्स का यूज होता है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा दे के लिए बॉय नहीं आया, बॉय के लिए दे आया। अपन एग्जैक्टली किसको इंडिकेट कर रहे हैं? द बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हेड वर्ड कौन हुआ? बॉय, ठीक है। और यहाँ पे दे किसका काम कर रहा है? प्री मॉडिफायर। हेड वर्ड के पहले वो शब्द आए जो इसको डिफाइन करता हो, जो इसके लिए प्रयुक्त हुआ हो, जो इसको मॉडिफाई करता हो, जो इसको क्वालिफाई करता हो, जो इसकी विशेषता प्रकट करता हो, उसको अपन क्या कहते हैं? प्री क्वालिफायर या प्री मॉडिफायर कहते हैं। और जो पीछे एम है वो पोस्ट मॉडिफायर या पोस्ट क्वालिफायर कहलाता है, ठीक है। वो कैसे? द बॉय इन रेड शर्ट, द बॉय इन रेड शर्ट। यहाँ पे देखिएगा हेड वर्ड कौन हुआ? बॉय। क्यों? दैट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बॉय के लिए। इन रेड शर्ट ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बॉय के लिए। तो जो मुख्य शब्द है वो कौन है? बॉय, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा हेड वर्ड बॉय हुआ, दे क्या हुआ? प्री क्वालिफायर या प्री मॉडिफायर, और इन रेड शर्ट क्या हुआ? पोस्ट मॉडिफायर या पोस्ट क्वालिफायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका हेड वर्ड कौन है? नाउन। बोलिएगा ना, फ्रेज कौन कैसी हुई? नाउन फ्रेज। अगर किसी प्रकार से हेड वर्ड वर्ब होता है, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। एडवर्ब होता है तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बात करते हैं, अपन जनरली पढ़ते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज आप किसके रूप में करते हैं? एडवर्बाइल्स के रूप में करते हैं। लेकिन ऐसी एडवर्ब्स या एडवर्बाइल्स जो प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। आपके लिए यहाँ तक जो जानकारी है इनफ है, सफिशिएंट है, क्योंकि किसी भी जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें इस प्रकार के कोई बड़े एग्जाम्पल पूछे नहीं जाते हैं। इवन आप स्कूल लाइफ की बात करें, है ना, लेकिन आपके पास में ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं अपन क्लोज। ये क्या होता है? देखिए अभी तक अपन ने क्या किया, ये दो चीजें बहुत कॉमन है। इसके बाद में वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ए लेटर ओवर ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेज और क्लोज। फ्रेज में क्या होता है भाई? ए वर्ड ओवर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लोज में भी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना अति आवश्यक है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों के बीच में जो आपके देखिएगा, इसको अच्छी तरह से आप समझिए। आप बात कर रहे हैं वर्ड और इसके बाद में फ्रेज, और इसके बाद में अपन बात करेंगे क्लोज। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें आप। वर्ड, फ्रेज और क्लोज, ठीक है। बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा। वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहां पर ए सिंगल लेटर भी तो हो सकता है, ए सिंगल लेटर भी तो हो सकता है, लेकिन वो एक जनरल बात है। जैसे कुछ ही ऐसे लेटर्स होते हैं जैसे ए है ना, यही एक वर्ड के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यदि आप यहाँ पे बी लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये लेटर ही होगा, ना कि वर्ड हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये सिंगल, इसका अगर कहीं यूज हो रहा हो, इसका अकेले का यूज कहीं हो रहा हो, तो ये कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं देता है। जैसे आप बात करते हो बी ई ओ, तो यहाँ पर ये सिंगल नहीं है, ये सिंगल किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम केवल बात सिंगल लेटर की कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ए लेटर मे बी अ वर्ड इफ इट इज मीनिंगफुल इन इटसेल्फ। एक लेटर, एक वर्ड अपने आप में वर्ड हो सकता है, शब्द हो सकता है, अगर ये मीनिंगफुल हो, अगर ये अर्थपूर्ण हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, और यहाँ पर
जो कंडीशन है वो क्या है, मीनिंगफुल होना जरूरी है, आवश्यक है। जैसे आप बात कर रहे हैं ए अपने आप में, या आप बात कर रहे हैं ए बॉय, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड के रूप में यहाँ पर ये एक वर्ड है, यहाँ पे ये दो वर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेज और क्लोज को आप अच्छी तरह से समझिएगा। फ्रेज सिंगल वर्ड भी तो हो सकता है, लेकिन ये कभी सिंगल वर्ड नहीं हो सकता। क्लोज जनरली सिंगल वर्ड नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली नहीं हो सकता वर्ड, और जनरली अपन को यहां पर देखना चाहिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंडीशन तो वही लागू होगी, मीनिंगफुल होना जरूरी है, आवश्यक है, फ्रेज, ठीक है। अब यहां पे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बी क्लोज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब इनका क्या होना जरूरी है, मीनिंगफुल इसका भी होना जरूरी है, ठीक है ना, मीनिंगफुल इसका भी होना जरूरी है। लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लोज में फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। क्लोज में फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक है। आपने सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है या नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग आपने दो प्रकार की वर्ब जानी होगी, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। 9th क्लास के अंदर पहला ही कंटेंट जो ग्रामर का पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड सिस्टम, ठीक है। यदि कोई वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में आ रही है तो वो फाइनाइट वर्ब है। मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन पर डिपेंड करती है, नंबर एंड पर्सन पर डिपेंड करती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का आना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का आना, क्लियर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना, ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसके यूज पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई रोल नहीं होता है, क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब अपन सब के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप, मैं सोचता हूँ, समझ चुके होंगे फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग आ रही है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसका सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनके यूज पर, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। लेकिन क्लोज में कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि वो फाइनाइट वर्ब का आना अति आवश्यक है। अब देखो जहां पर फाइनाइट वर्ब आ रही है वहां पर अपन उसको क्या मानेंगे, प्रेडिकेट। मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट उद्देश्य, प्रेडिकेट विधेय, ठीक है। हिंदी में उद्देश्य और विधेय जिस प्रकार से वाक्य के दो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फाइनाइट वर्ब है वो अकेली भी प्रेडिकेट में प्रयुक्त हो सकती है, वो प्रेडिकेटर कहलाएगी, लेकिन प्रेडिकेट वहां पर अस्तित्व में होगा, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जहां क्लोज है वहां पर प्रेडिकेट का होना आवश्यक है। अब देखिएगा सब्जेक्ट वहां पर ओमिटेड भी हो सकता है और यूज्ड भी हो सकता है। ओमिटेड मतलब हिडन और लेटेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये है जैसे अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस की बात करेंगे, तो वहां पर अपने आप में प्रेडिकेट का क्या रोल रहता है वो अपन समझ पाएंगे। तो क्लोज देखिएगा, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेज एक वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, तो इसमें केवल सब्जेक्ट भी तो इंक्लूड हो सकता है, केवल प्रेडिकेट भी तो इंक्लूड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन केवल अपन ये कह सकते हैं कि वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की भूमिकाएं अदा नहीं कर सकता, रोल प्ले नहीं कर सकता, जबकि क्लोज में फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। मतलब अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है, उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है। हालांकि ये भी क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस,
पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है ना। अब यहां पे भाई एग्जाम्पल में अपन इस बात को समझते हैं कि फ्रेज और क्लोज में आखिर डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट तरीके से अपन आसानी से कैसे समझ सकते हैं। यहां पर देखिएगा फ्रेज और अपन बात कर रहे थे क्लोज, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपसे कि इन द मॉर्निंग क्या है, फ्रेज है, कौन सी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, द बॉय नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा ये यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब फाइनाइट वर्ब है क्या, नहीं है। और फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ये किसके रूप में जानी जाएगी, वाक्यांश के रूप में, फ्रेज के रूप में। लेकिन जब अपन क्लोज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्लोज में देखिएगा व्हाट ही says, what he says is known to all। अब यहां में देखिएगा what he says is known to all। एग्जाम्पल लिया मैंने, यहां पे देखिएगा what he says is known to all। यहां पर आप सब्जेक्ट को सेंटेंस को दो भागों में बांटेंगे। ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है और उसको दो भागों में बांटा। दो भागों में किस आधार पर बांटा, इधर देखिएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब है तो ये क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, क्लियर। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है मतलब वहां पर फाइनाइट वर्ब है, तो आप इसे क्या नाम देंगे, क्लॉज। ओके, ये जो वर्ड है वो कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा इज नॉन टू ऑल, यहां पर आप देख रहे हैं वाव और उसके जो एडिशनल वर्ड्स है, अतिरिक्त शब्द है, उनका प्रयोग हुआ है। तो जहां पे वाव है, ये वाव सिंगुलर क्यों है, ये वाव जो है सिंगुलर है, इसका मतलब यह है कि इसके कॉनकॉर्ड में, इसके कॉनकॉर्ड में कैसे है कि एक फ्रेज और एक क्लोज हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। एक फ्रेज और एक क्लोज के साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। एग्जैक्टली इसीलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। तो अपने आप में ये क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आया, वहां पर केवल प्रेडिकेट आ रहा है। अब यहां पे देखिएगा, अगर मैं पूरे सेंटेंस की बात करूं, पूरे सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है वो कौन है, इज। क्लियर। तो यहां पे देखिएगा ये जो इज है, इस वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हुआ ना, ये क्लोज है इसके अकॉर्डिंग हुआ ना। तो इसका मतलब है ये पूरा क्लोज किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का। और ये किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है, प्रेडिकेट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। यदि मैं बात करता हूं व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, तो यहां पे देखिएगा कि क्या इसका मीनिंग तो क्लियर है, लेकिन सेंस क्लियर है क्या, सेंसफुल है क्या, नहीं। व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, ये इसके बिना अधूरा है। ये इसके बिना अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, पूरा अर्थ देने के लिए, पूरा भाव प्रकट करने के लिए अधूरा है अपने आप में। और ये इस पर डिपेंड कर रहा है। यदि मैं इससे आगे कुछ भी नहीं लिखता हूं तो आप इसके बारे में क्या है, अननोन है, इसके सेंस को जान नहीं पा रहे। और जब तक इसके सेंस को नहीं जान पाएंगे तो ये क्या हुआ, भाई सीधी सी बात है, डिपेंडेंट क्लोज हुआ। क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लोज हुआ। लेकिन एक उपवाक्य है, क्या है, उपवाक्य है। और ये भी अपने आप में क्या है, क्लोज है, उपवाक्य है, जिसका सब्जेक्ट पूरा क्लोज जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया, तो ये कौन सा क्लोज हुआ, मेन क्लोज। क्योंकि आपको ये पता है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन की अपन बात करते हैं ना, तब ये चीजें अपन अच्छी तरह से समझेंगे। अभी जो है
इतना डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन को सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स जनरली वहां पर चलना है। ये भी वाक्य के प्रकार हैं, लेकिन ये क्लोज के तौर पर कैसे पढ़े जाने चाहिए ये चैप्टर अपन शुरू करेंगे, तो उस टाइम अच्छी तरह से इसको क्लियर करेंगे। यहां पर जो अपन चीज समझने जा हाँ, तो यहां पर अपन बात करते हैं कि भाई क्लोज है, ये भी एक शब्दों का समूह है, अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, और सेंटेंस भी तो एक शब्दों का समूह होता है, वो भी मीनिंगफुल होता है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, क्लोज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लोज, ये जो क्लोज है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, डेफिनेटली आप इसको क्या कह सकते हैं, नाउन क्लोज, ठीक है ना। नाउन क्लोज में देखो ये डिपेंडेंट क्लोज है, और डिपेंडेंट क्लोज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। डिपेंडेंट क्लोज जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज, ठीक है ना, जिसकी विस्तृत चर्चा अपन कहां पे करेंगे, एनालिसिस और सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे अपन तो वहां पे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये अपने आप में एक क्लोज है, ये अपने आप में एक क्लोज है, ठीक है ना, और दोनों क्लोज मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कि सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिएगा कि क्लोज जो उपवाक्य है वो एक वाक्य का भाग होता है, लेकिन उसमें एक फाइनाइट वाक्य का होना आवश्यक है। फाइनाइट वाक्य का होना आवश्यक है, और फाइनाइट वाक्य का मतलब है वहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा निश्चित रूप से, क्लियर। तो यहां पर अब अपन चलते हैं किसकी ओर, थोड़ी सी अपन ने जानकारी प्राप्त की छोटी छोटी, कि एक सिलेबल, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, ठीक है। तो यहां से चलते हुए अपन यहां पे पहुंचते हैं सेंटेंस। एक वाक्य जो होता है अंग्रेजी में कैसा होता है, किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। और जरूरी भी है कि सिलेबल को जानना, वर्ड को जानना, जो यहाँ पे प्रयुक्त होने वाले हैं, फ्रेज है, क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं, परिभाषा को जानते हैं। सेंटेंस is a meaningful group of words, phrases or clauses. Sentence, जब आप डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, परिभाषा देखिएगा, ए सेंटेंस। अब ये डिटरमिनर के रूप में, आर्टिकल के रूप में सेंटेंस के पहले ए का यूज क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ए का मतलब क्या है, प्रत्येक सेंटेंस जो वाक्य होगा वह मीनिंगफुल होगा, डेफिनेटली अपनी जो है कंप्लीट मीनिंग रखेगा। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ फ्रेजेस हो सकता है, ग्रुप ऑफ क्लोजेस हो सकता है, मतलब एक या एक से ज्यादा शब्द आ सकते हैं, एक या एक से ज्यादा वाक्यांश आ सकते हैं, एक या एक से ज्यादा उपवाक्य, फ्रेज आ सकते हैं। यदि मैं आपसे कहता हूं गाँव, अपने आप में क्या है, एक वर्ड है देखो तो, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब है तो ये क्या बना रही है, किसको शो कर रही है, प्रेडिकेट को। और प्रेडिकेट तो यहाँ पर डेफिनेटली आप किससे परिचित हैं, सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने क्या किया है, ओमिट किया है, और ओमिट सब्जेक्ट कब होता है, स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है और लिसनर सेकंड पर्सन होता है। तो इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन ही होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं ग्रुप ऑफ फ्रेजेस की बात करूं, द बॉय हु came to know me was escaped। इधर देखिएगा, the boy who came to know me was escaped।
द बॉय, ऑब्वियसली फ्रेज, वाक्यांश है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसा एग्जाम्पल लिया जहां पर आप वर्ड को जान लोगे, फ्रेज को जान लोगे, क्लोज को जान लोगे, ठीक है ना। और सेंटेंस इवन अपने आप में ये सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। देखो बॉय क्या है, एक नाउन है, क्लियर, ठीक है। अब इस नाउन के लिए किसका प्रयोग हुआ, आर्टिकल डिटरमिनर का यूज हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने आप में दो शब्दों से मिलकर क्या बनी है, फ्रेज बनी। फ्रेज का ये क्या है, बॉय हेडवर्ड है और दे क्या है, प्री क्वालिफायर है, प्री मॉडिफायर है, ठीक है। तो ये एक वर्ड था, दूसरा वर्ड था, दोनों मिलके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, फ्रेज, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा हु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, आप जनरली समझ सकते हैं पर्सन के लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज हुआ, यहाँ पर हु का, सब्जेक्टिव केस में, है ना। और पर्सन के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हु यहाँ पर किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। कैन टू नो मी, यहाँ पे देखिएगा फाइनाइट वर्ब किसका काम कर रहा है, कैन टू नो मी, प्रेडिकेट का, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलिएगा इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य का भाग है कि नहीं है, एग्जैक्टली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, मतलब क्या है, क्लोज, उपवाक्य है। और कौन सा उपवाक्य है, आसानी से जानिएगा, यदि कोई भी क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है वो हमेशा रिलेटिव क्लोज कहलाता है। कौन सा क्लोज कहलाता है, रिलेटिव क्लोज कहलाता है। और रिलेटिव क्लोज को ही एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। रिलेटिव क्लोज को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। और ये एक डिपेंडेंट क्लोज का प्रकार होता है। किस क्लोज का प्रकार होता है, डिपेंडेंट क्लोज का प्रकार होता है। अब यहाँ पे देखिएगा वापिस फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ है और फाइनाइट वर्ब के साथ में मेन वर्ब आ रखी है यहाँ पे जो पैसिव स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या है, प्रेडिकेट। तो इस प्रेडिकेट का यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा कौन है, ये द बॉय वाज एस्केप्ड, सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रेडिकेट। अच्छा, इस ये एक क्लोज था जिसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और इसके बीच में रिलेटिव क्लोज को रखा है, एडजेक्टिव क्लोज को रखा है। यहां पर बीच में क्यों रखा, क्योंकि हु का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, उस पर्सन को रेफर करने वाली नाउन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इसके ठीक बाद में अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन को रखा, तो ये रिलेटिव क्लोज हो गया। रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो ये कौन सा क्लोज हुआ, मेन क्लोज, ठीक है ना। इस स्थिति में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, फ्रेज, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वर्ब फ्रेज, ये नाउन फ्रेज थी, ठीक है। ये क्या है, क्लोज। इन दोनों को मिलाओगे क्या मिलेगा, क्लोज। फ्रेज भी आ गई, क्लोज भी आ गई, वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों क्लोज मिलकर यहां पर अपने आप में क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो ए सेंटेंस, एक वाक्य जो होता है वो हमेशा मीनिंगफुल होता है, वो हमेशा सेंसफुल होता है, दैट नेवर डिपेंड्स on any other to give its complete meaning or complete sense। सेंटेंस वो चीज होती है जो किसी अन्य पर कभी डिपेंडेंट नहीं होती अपना मीनिंग देने के लिए या अपना सेंस देने के लिए। क्लियर, मैं सोचता हूं यहां तक आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब देखिएगा आगे अपन बात करते हैं कि सेंटेंस उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। आप अच्छी तरीके से प्रत्येक चीज को समझने का प्रयास करें, जहां पर जरूरत है वहां पर आप अपनी नोटबुक में उनको पुट डाउन कीजिए, लिखिएगा। और जहां पर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।